निकलता है सूरज रोज ये बताने के लिए कि उजाले बांट देने से उजाले कम नहीं होते। तो आज के दिन की शुरुआत इसी पॉजिटिव थॉट के साथ करते हैं। नमस्कार, जय जोहार, मैं हूं आप सभी के साथ रचना नितेश। आप देख रहे हैं IBC 24 साथ की बड़ी बात में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। आपके प्रदेश के साथ साथ देश और दुनिया से जुड़ी हर बड़ी खबर से इस बुलेटिन में आपको करेंगे अपडेट। लेकिन सबसे पहले एक नजर अब तक की हेडलाइंस पर। इंदौर में आज होगा 3 दिवसीय प्रवासी भारतीय सम्मेलन का समापन। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू करेंगे शिरकत। 27 प्रवासी भारतीयों को करेंगे सम्मानित। प्रवासी भारतीय सम्मेलन के बाद ग्लोबल इन्वेस्टर मीट पर सरकार का फोकस। आज इंदौर में विदेशी निवेशकों से चर्चा करेंगे सीएम शिवराज सिंह चौहान। छत्तीसगढ़ में गोधन न्याय योजना के हितग्राहियों को राशि बांटेंगे सीएम भूपेश बघेल। सूरजपुर दौरे पर भी रहेंगे। चैंबर ऑफ कॉमर्स के सालाना सम्मेलन में भी करेंगे शिरकत। एमपी में बीजेपी ने तेज की चुनावी तैयारी। मीडिया टीम को मजबूत बनाने पर जोर। आज रायसेन में संभागीय प्रशिक्षण वर्ग में शामिल होंगे प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा। भोपाल में करनी सेना के अनिश्चितकालीन आंदोलन का आज तीसरा दिन। भूख हड़ताल पर बैठे 2 कार्यकर्ताओं की बिगड़ी तबीयत। ओडिशा की पुरी में एमपी के तीर्थ यात्रियों को बस में लगी आग। सभी यात्री सुरक्षित। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने जाना हाल। सीएम शिवराज ने ट्वीट कर जताया आभार। ग्वालियर में युवक ने प्रेग्नेंट प्रेमिका। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में सर्दी का सितम जारी। कई जिलों में छाया घना कोहरा। देश के सबसे ठंडे शहरों में 9 गांव। जामनगर के रूसी विमान में बम मिलने से हड़कंप। एनएसजी की 2 टीमें कर रही हैं जांच। अब तक नहीं बरामद हुआ है बम। और हेडलाइंस के बाद अब खबरें विस्तार से। और आज बुलेटिन की शुरुआत करेंगे मौसम के अपडेट के साथ। सबसे पहले छत्तीसगढ़ का मौसम अपडेट आप तक पहुंचा दें। छत्तीसगढ़ में ठंड का सितम लगातार जारी है और अगर आप छत्तीसगढ़ में इस वक्त हैं तो आप ये महसूस कर पा रहे होंगे। आज मौसम शुष्क रहने की संभावना मौसम विभाग ने जताई है। न्यूनतम तापमान में बदलाव न जताई गई है। वहीं कई जिलों में शीतलहर चलने का अलर्ट भी जारी किया गया है। बता दें कि बस्तर संभाग के कुछ जिलों में शीतलहर जैसी संभावना मौसम विभाग जता रहा है। यानी बस्तर संभाग के लोगों को खास सतर्क रहने की आवश्यकता है। इस वक्त अगर बस्तर संभाग के दर्शक टीवी देख रहे हैं तो ये खबर खास तौर पर आपके लिए कि आपके क्षेत्र में शीतलहर के लिए अलर्ट जारी किया गया है। यानी आपको अपनी सेहत का खास तौर पर बचाव करना होगा, सतर्क और सावधान रहना होगा। पूरे प्रदेश की अगर बात करें तो पूरे प्रदेश में न्यूनतम तापमान में बदलाव की संभावना मौसम विभाग ने जताई है। कई जिलों में शीतलहर चलने की संभावना है। वहीं ठंड का सितम अभी भी जारी रहेगा। प्रदेश में लगातार ठंड का सितम जारी है। सवेरे सवेरे घना कोहरा रहता है जिसकी वजह से विजिबिलिटी काफी कम हो जाती है। कुछ क्षेत्रों में विजिबिलिटी बेहद कम है। तो वहीं राजधानी रायपुर में भी कड़ाके की ठंड पड़ रही है। देर रात और अल सुबह न्यूनतम तापमान में गिरावट देखी गई है। तो वहीं दिन के वक्त में एक नॉर्मल टेम्परेचर यहां पर जरूर देखा जा रहा है। और इसी तरह से कई जिलों में मौसम का सितम जारी है। मौसम विभाग ने कई जिलों में शीतलहर का अलर्ट भी जारी कर दिया है। और छत्तीसगढ़ की तरह ही मध्य प्रदेश में भी ठंड पड़ रही है। लेकिन मध्य प्रदेश के लोगों को ठंड से थोड़ी राहत मिलने की उम्मीद जताई गई है। प्रदेश के तापमान में मामूली बढ़त दर्ज की गई है। 10 जिलों में तापमान 5 डिग्री से नीचे है जिसमें बैतूल, जबलपुर, छतरपुर और रीवा है। वहीं उमरिया और दतिया में मौसम विभाग ने शीतलहर के आसार जताए हैं। बड़े शहरों में न्यूनतम तापमान 7.2, ग्वालियर में 4.5, जबलपुर में 4.8। इंदौर के तापमान की अगर बात करें तो न्यूनतम तापमान 8.8 यहां पर दर्ज किया गया। इसी तरह से नौगांव जो सबसे ठंडा शहर है, दूसरा सबसे ठंडा शहर देश का, जहां -1 तक पारा गिर गया था, वहां अब थोड़ी बढ़त देखी गई है तापमान में। 1.5 यहां पर पारा। उमरिया में 2.5 डिग्री सेल्सियस, मलाजखंड में 1.9। तो ये आपके हर मध्य प्रदेश के हर शहर की
तापमान जो है वो बता रहे हैं। रायसेन खजुराहो में भी कड़ाके की ठंड, 5 डिग्री से नीचे यहां पर तापमान दर्ज किया गया है। रीवा में 3.6, रायसेन में 4.5, खजुराहो में 4.8, इसी तरह से सतना में 5.9 और मंडला में 5.4 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया। तो मध्य प्रदेश में भी कड़ाके की ठंड पड़ रही है। आप ये देखिए कि 10 जिले ऐसे हैं मध्य प्रदेश के जहां पर 5 डिग्री से भी नीचे तापमान रिकॉर्ड हुआ है। इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मध्य प्रदेश में इस वक्त कितनी कड़ाके की ठंड पड़ रही है। वहीं मौसम विभाग ने उमरिया और दतिया में शीतलहर की संभावना जताई है। अलर्ट जारी यहां पर किया गया है। प्रदेश के तापमान में हालांकि एक मामूली सी बढ़त देखने को जरूर मिली है। तो जितनी कड़ाके की ठंड कल थी उससे थोड़ी राहत मध्य प्रदेश की जनता को आज जरूर मिलेगी। तो छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश दोनों ही प्रदेशों का हाल मौसम का हमने आपको बताया। और ज्यादा डिटेल जानकारी के लिए हमारे 2 सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मध्य प्रदेश भोपाल से हमारे साथी विवेक पटैया और छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से हमारे साथ सुप्रिया हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। विवेक, पहले आपका रुख करूंगी। मध्य प्रदेश में जितनी कड़ाके की ठंड पड़ रही थी, एक मामूली बढ़त और थोड़ी राहत जनता को। बिल्कुल, थोड़ी राहत जरूर मिली है ठंड में। और न्यूनतम जो तापमान है वो तो जहाँ के वहाँ बरकरार है, लेकिन अधिकतम जो तापमान है उसमें थोड़ी बढ़ोतरी हुई है, जिससे अनुमान लगाया जा रहा है कि आने वाले दिनों में ठंड से राहत मिलने की उम्मीद है। लेकिन कल के यदि हम तापमान की बात करें तो 10 जिले प्रदेश के ऐसे हैं जहाँ पर न्यूनतम तापमान 5 डिग्री से नीचे रहा है। मतलब आप समझ सकते हैं कि अभी भी वहाँ पर कड़ाके की ठंड पड़ रही है। उमरिया और रीवा, इसके अलावा ग्वालियर, ये वो जगह है जहां पर तापमान लगातार जो है कम है। पिछले कई दिनों से यहां पर तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है। साथ ही नौगांव का तापमान जो है वो काफ़ी कम है, 1.23 डिग्री के आसपास है। इसके अलावा उमरिया में जो है वो कड़ाके की ठंड पड़ी हुई है, वहां पर 2 डिग्री के आसपास तापमान है। मलाजखंड में ठीक इसी तरह की स्थिति है। इसके साथ ही पचमढ़ी में ऐसे ही तापमान है। राजधानी भोपाल की बात करें तो 60 डिग्री के आसपास तापमान राजधानी का। जबलपुर का तापमान जो है वो 4 डिग्री के आसपास है। तो कह सकते हैं कि कड़ाके की ठंड तो पड़ रही है, लेकिन एक मामूली उछाल जो है तापमान में देखा गया है। और संभावना ये जताई जा रही है कि आने वाले 1 से 2 दिन में और थोड़ा जो है तापमान में बढ़ोतरी होगी। लेकिन शीतलहर अभी भी चल रही है। बैतूल, छतरपुर, इन जिलों में कल जो है शीतलहर चली है। और आने वाले पूर्वानुमान की बात करें तो आने वाले पूर्वानुमान में भी कई जिलों में शीतलहर चलने की संभावना है। ग्वालियर और सागर संभाग ऐसे जहां पर पाला पड़ने का पूर्वानुमान मौसम विभाग ने बताया है। पाला काफी नुकसानदायक होता है, फसलों के लिए खासकर नुकसानदायक होता है, किसानों के लिए। और इसलिए कृषि वैज्ञानिक ये भी सलाह देते हैं कि पाला यदि किसी स्थान पर पड़ रहा है तो वहां पर फसलों को पानी पर्याप्त दिया जाए, सिंचाई की जाए, ताकि पाले से फसलें प्रभावित न हो। पाले के कारण फसलें कई बार जल जाती है, खासकर फूल और फल वाली फसलें खराब हो जाती है और इसलिए काफी नुकसान होता है। और कोहरे से थोड़ी राहत मिली है। जिस तरह पिछले 1 हफ्ते से कोहरा हम देख रहे थे कि उत्तर भारत से से सटे हुए जो हम कह सकते हैं इलाके हैं, ग्वालियर के बाद लगातार प्रदेश के हिस्सों में कोहरा छाया हुआ था और इसके कारण यातायात भी प्रभावित हो रहा था। चाहे वो रेल यातायात की बात करें, वायु सेवाओं की बात करें, प्रभावित हो रहा था यातायात। लेकिन अभी थोड़ी मामूली राहत कोहरे में भी मिली हुई है। तो ये कह सकते हैं कि ठंड जरूर ठिठुरन पैदा कर रही है, लेकिन एक राहत जो है यहाँ पर थोड़ी सी दिखाई दे रही है। बिल्कुल, चलिए, तो थोड़ी सी राहत भी काफी राहत है इस वक्त मध्य प्रदेश के लिए, क्योंकि कड़ाके की ठंड का अनुभव वहां पर लोग लगातार कर रहे थे। रुक कर लेंगे छत्तीसगढ़ का। सुप्रिया हमारे साथ हैं। सुप्रिया, बस्तर और सरगुजा दोनों ही संभागों में लगातार कड़ाके की ठंड पड़ रही है। मौसम विभाग का आगामी दिनों के लिए क्या कहना है, क्या संभावना जताई गई है और पूरे प्रदेश का एक अपडेट दीजिएगा आप। बिल्कुल, देखिए, उत्तर से जो ठंडी हवाएं चल रही है उसकी गति धीमी हो चुकी है। मौसम विभाग का ये कहना है कि तापमान में जो स्थिरता है वो बनी रहेगी, यानी कि तापमान में गिरावट अब नहीं होगी, क्योंकि जो तापमान में जितनी गिरावट होनी थी वो हो चुकी है। और मौसम विभाग का ये भी कहना है कि कल के बाद से तापमान में आंशिक वृद्धि दर्ज की जाएगी, यानी कि छत्तीसगढ़ के लोगों को भी आंशिक राहत मिल सकती है यहाँ पर। वहीं आज के मौसम की बात करें तो आज के मौसम का अपडेट भी मौसम विभाग द्वारा दिया गया है। मौसम विभाग का कहना है कि
मौसम आज का शुष्क रहने की संभावना है और इसके अलावा छत्तीसगढ़ के 8 जिलों में शीतलहर चलने की संभावना है। बस्तर संभाग भी शीतलहर की चपेट में रहेगा, कुछ स्थानों पर वहां पर भी शीतलहर चलने की संभावना है, तो वहां के लोगों को बचने की सलाह भी दी गई है। इसके अलावा प्रदेश के सबसे न्यूनतम तापमान की अगर हम बात करें तो कबीरधाम में 4.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है, जो प्रदेश का सबसे न्यूनतम तापमान है। और मौसम विभाग का ये कहना है कि आज न्यूनतम तापमान है उसमें गिरावट नहीं रहेगी, यानी कि स्थिरता बनी रहेगी न्यूनतम तापमान में, और उसके बाद फिर कल के बाद से तापमान में आंशिक वृद्धि होगी, तो इससे छत्तीसगढ़ वासियों को भी ठंड से थोड़ी सी राहत मिल सकती है। यानी कि दोनों ही प्रदेशों में थोड़ी सी राहत जो है वो जनता को जरूर मिलेगी। विवेक, सुप्रिया, आप दोनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया। तो मौसम का हाल हमने आपको बता दिया और अब रुक कर लेते हैं इंदौर का। आपको बता दें कि इंदौर में प्रवासी भारतीय सम्मेलन का आज 8वां दिन है। आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सम्मेलन में शिरकत करेंगी, जिसके लिए तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है। प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार का आज राष्ट्रपति के हाथों वितरण किया जाएगा। सुबह 11:20 पर राष्ट्रपति इंदौर एयरपोर्ट पर पहुंचेंगी, जिसके बाद वहां से वो सीधे ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर पहुंचेंगी और यहां पर आज प्रवासी भारतीय सम्मेलन के अंतिम दिन में वो न सिर्फ संबोधित करेंगी बल्कि सम्मानित भी करने वाले हैं। कुछ एनआरआईज को आज सम्मानित किया जाएगा उनके विशिष्ट कार्य के लिए। आज प्रवासी भारतीय सम्मेलन का अंतिम दिन, 3 दिनों का ये सम्मेलन था, जिसका आगाज 8 तारीख से हुआ था। कल इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे थे। आज देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इसमें शिरकत करने जा रही हैं। बेहद खास ये सम्मेलन, 74 देशों के एनआरआईज इसमें सम्मिलित होने के लिए पहुंचे हुए हैं और बेहद खास ये दिन है। आज इसका समापन होना है और आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इसमें सम्मिलित होंगे। बढ़ेंगे आगे, बात करेंगे ग्वालियर की। ग्वालियर में से ओडिशा से जगन्नाथपुरी दर्शन करने गए कुछ श्रद्धालुओं की बस में आग लग गई। बताया जा रहा है कि श्रद्धालु 4 धाम यात्रा के लिए निकले थे। गनीमत ये रही कि इस हादसे के वक्त बस में कोई भी नहीं था। जानकारी लगने के बाद बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा मौके पर पहुंचे और पर्यटकों से उन्होंने बातचीत की। संबित पात्रा ने घटना का वीडियो भी ट्विटर पर शेयर किया है। घटना पूरी जिले के सखी गोपाल मंदिर के पास की बताई जा रही है। बस में अचानक आग लगने से अफरा तफरी यहां पर मच गई थी। दमकल की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद हालांकि आग पर काबू पा लिया। वहीं ये भी बताया जा रहा है कि बस में रखा श्रद्धालुओं का सारा सामान जल गया। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने मौके पर पहुंचकर श्रद्धालुओं की कुशलक्षेम ली। वहीं सीएम शिवराज सिंह चौहान ने सहयोग के लिए संबित पात्रा का आभार भी जताया और ट्वीट भी किया। रुक करेंगे जबलपुर का, जहां के चरगावा थाना क्षेत्र के उमरिया डुगरिया औद्योगिक क्षेत्र में इंसुलेशन टेम्परेचर शीट से भरे ट्रक में आग लग गई, जिससे ट्रक और उससे भरा लाखों का सामान पूरी तरह से जलकर खाक हो गया है। ट्रक भिंड जिले से सामान लेकर जबलपुर आया था, जिसमें बॉडी के ऊपर तक सामान लोड था। लिहाजा सामान बिजली के तार से टच हुआ और शॉर्ट सर्किट होने की वजह से बताया जा रहा है कि ट्रक में आग लग गई। आग लगते ही ट्रक ड्राइवर और क्लीनर ने कूदकर अपनी जान बचाई। वहीं ट्रक में लगी आग पर ग्रामीणों की मदद से इसके बाद काबू पाया गया। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज गोधन न्याय योजना की राशि हितग्राहियों को ट्रांसफर करेंगे। आपको बता दें कि ये कार्यक्रम सीएम हाउस में सुबह लगभग 11:30 बजे आयोजित होगा। इस कार्यक्रम के बाद सीएम दोपहर 12:30 बजे पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम पहुंचेंगे, जहां पर छत्तीसगढ़ चैंबर ऑफ कॉमर्स के 63वें राष्ट्रीय अधिवेशन में वो शामिल होंगे। जिसके बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सूरजपुर के लिए रवाना होंगे। वो बत्रा गांव में स्थानीय कार्यक्रम में शामिल होंगे। वहीं शाम को मुख्यमंत्री रायपुर वापस लौटेंगे। तो आज सीएम भूपेश बघेल के कार्यक्रमों का ये अपडेट है। आज कई कार्यक्रमों में वो शिरकत करने वाले हैं, लेकिन सबसे खास बात ये कि आज गोधन न्याय योजना की राशि हितग्राहियों के खाते में सीएम भूपेश बघेल ट्रांसफर करेंगे। तो आज इस योजना के हितग्राहियों को बड़ी सौगात मिलने वाली है। पशुपालक हितग्राहियों को ये राशि ट्रांसफर की जाएगी। इसके साथ ही चैंबर ऑफ कॉमर्स का राष्ट्रीय अधिवेशन है। आपको बता दें कि 63वां अधिवेशन ये है, जिसमें सम्मिलित होने के लिए आज सीएम भूपेश बघेल पहुंचेंगे। छत्तीसगढ़ में समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी जारी है। अब तक 89 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी की जा चुकी है, जबकि अभी 20 दिन का वक्त बाकी है। 20,81,000 किसानों से धान की खरीदी कर सरकार ने 18,266 करोड़ का भुगतान भी किसानों को कर दिया है। ये राशि किसानों के खाते में सीधे ट्रांसफर की गई है। बता दें कि खरीदी केंद्रों में धान उठाव की बात अगर करें तो 77 लाख मीट्रिक टन धान के लिए डीओ जारी किया गया है। वहीं 65 लाख मीट्रिक टन धान का उठाव किया जा चुका है।
बता दें कि सरकार ने 2022-23 के लिए रिकॉर्ड 110 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी का लक्ष्य रखा है, जो कि अपने आप में बड़ी उपलब्धि है। बता दें कि 2021-22 में 105 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी की गई थी। वहीं किसानों को धान बेचने के एवज में 2500 रुपए प्रति क्विंटल की राशि दी जा रही है। इधर मुंगेली जिले में इन दिनों बिजली विभाग की मनमानी से उपभोक्ता बेहद परेशान है। पूरी खबर आपको बताते हैं, जहां एक तरफ ऐसे गरीब उपभोक्ताएं जो कि एकल बत्ती का उपयोग करते हैं, उनके बिल हजारों में आ रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ समय पर मीटर रीडिंग नहीं होने की वजह से उपभोक्ताओं को भारी भरकम बिल भी थमाया जा रहा है। इतना ही नहीं, इस दौरान ना तो बिल की गड़बड़ी की जांच होती है और ना ही उपभोक्ताओं की किसी तरह की उन्हें राहत मिल रही है। उल्टे उनके बिजली कनेक्शन तक काट देने की चेतावनी विभाग की ओर से दी जा रही है। वहीं जब इस संबंध में बिजली विभाग के जिम्मेदार अधिकारियों से बात की गई तो उनका यह कहना है कि बीते समय से लंबित विद्युत बिलों की वसूली की प्रक्रिया चल रही है और इसी वजह से कनेक्शन को काटा जा रहा है। और डायरेक्ट का लाइन है तो तुम्हारा 19,000 है कि बोला थे तो के माने 9,000 कुछ पैसा हमें दिल दे बोला जो एवरेज आवा थे 40-50 पैसा मन ले तो भाई अब वो खराब 19,000 गरीब आदमी हम कहाँ पाबो। वर्षों से पेमेंट ना होने के कारण ज़्यादा राशि दिख रही है। कोरोना काल खत्म हो गया है, इसलिए बकाया राशि को और गतिशील लाने के लिए ये कार्य किया गया है। जिला प्रशासन पूरी तरह से सजग है और काम कर रहा है। अभी मैंने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि जो लोगों का बहुत ज़्यादा बिजली बिल किसी तकनीकीगत कारणों से आ रहा है, उसकी जांच की जाए और उन लोगों को रिलीफ दिया जाए। छत्तीसगढ़ की आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं एक बार फिर से आंदोलन करने जा रही हैं। कलेक्टर दर पर मानदेय और दूसरे राज्यों की तर्ज पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को भी 12 से 14,000 रुपए वेतनमान देने की मांग हो रही है। आगामी 23 से 27 जनवरी तक रायपुर के बूढ़ा तालाब धरना स्थल पर महापड़ाव आंदोलन का ऐलान किया गया है। बता दें कि प्रदेश भर की तमाम आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं यहां पर इकट्ठे होंगे और अपनी मांगों को लेकर 5 दिनों तक आंदोलन करेंगे। इस बार आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के दोनों प्रमुख धड़ एक साथ आए हैं ताकि आंदोलन और धरना प्रदर्शन की ताकत को बढ़ाया जा सके और सरकार को उनकी मांग मानने के लिए मजबूर किया जा सके। आंदोलन की सूचना देने के लिए आज प्रदेश भर के जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय में इनकी ओर से ज्ञापन सौंपे गए हैं। वहीं रायपुर कलेक्ट्रेट में भी दोनों ही धड़ के प्रदेश अध्यक्ष सरिता पाठक और पद्मावती साहू पहुंचे और अधिकारियों को आगामी महापड़ाव आंदोलन की सूचना दे दी है। राजधानी रायपुर के साइंस कॉलेज ग्राउंड के पास एनआईटी के सामने निर्माणाधीन यूथ हब और चौपाटी का विवाद अब हाईकोर्ट तक जा पहुंचा है। भाजपा नेताओं की याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने राज्य शासन, रायपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड, नगर निगम और रायपुर कलेक्टर को एक नोटिस जारी किया है और नोटिस जारी कर 7 दिनों में याचिका के आधार पर जानकारी मांगी है। बता दें कि आरएससीएल एनआईटी के सामने यूथ क्लब और फूड जोन का निर्माण कर रहा है। पूर्व कैबिनेट मंत्री राजेश मूणत और भाजपा नेता लगातार इसका विरोध कर रहे हैं और विरोध में अनिश्चितकालीन धरने पर भी बैठे हैं। मूणत ने यह आरोप लगाया है कि कोर्ट में याचिका इस आरोप लगाते हुए दायर की है कि भविष्य के लिए छोड़ी गई सड़क की जमीन और एजुकेशन लैंड यूज की जगह पर शिक्षण संस्थानों के बीच अवैध चौपाटी बनाई जा रही है। इससे शिक्षण संस्थानों के लिए अराजक स्थिति बनेगी। वहीं कांग्रेस नेताओं ने इसे राजनीतिक स्टंट बताते हुए प्रोजेक्ट को छात्रों के लिए हितकारी बताया है। चौपाटी का निर्माण करना, जब 50,000 से ज़्यादा बच्चे इधर पढ़ते हैं, लिखते हैं, वहाँ पर चौपाटी का निर्माण करना ये नियमों के विपरीत पूरा के पूरा था। ये कहते हैं हम लोग यूथ हब बना, यूथ हब की ऐसी कोई चीज़ ही नहीं उसके अंदर अभी तक बनी दिख रही है। डॉक्टर शिव डहरिया ने रायपुर में अनेक मुद्दों पर बयान दिए हैं। बता दें कि आरक्षण संशोधन विधेयक पर राज्यपाल के साइन न करने पर उन्होंने कहा कि राज्यपाल भाजपा कार्यकर्ता की तरह काम कर रही हैं। मामले पर आदिवासियों को राजभवन का घेराव करना चाहिए। वहीं कम सीटों में सहयोग के आधार पर सरकार बनाने वाले भाजपा प्रभारी ओम माथुर के बयान पर मंत्री डहरिया का कहना है कि भाजपा के पास खरीदी बिक्री वाली जादू की छड़ी है क्या। ओम माथुर बताएं कि कम सीटों में आखिर वो सरकार कैसे बनाएंगे। देखिए, राज्यपाल महोदय जो है भारतीय जनता पार्टी के हाथों में खेल रही हैं और एक राज्यपाल नहीं, एक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की तरह काम कर रहे हैं। और अब आदिवासी लोग जो धरना प्रदर्शन करते हैं उनको हमारी सलाह है कि वो जाके राज्यपाल महोदय के कार्यालय का घेराव करें। उन्हीं के नाम से आज छत्तीसगढ़ में आरक्षण विधेयक रुका हुआ है।
इधर रायपुर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध गैस रिफिलिंग सेंटर का खुलासा किया है। पुरानी बस्ती के कारोबारी सीताराम अग्रवाल के ठिकानों पर छापा मारकर 100 रसोई गैस सिलेंडर जब्त किए गए। बता दें कि पुलिस ने एक आरोपी को इस पूरे मामले में गिरफ्तार किया है, जबकि दूसरा आरोपी मुकेश अग्रवाल फरार है, जिसकी तलाश में पुलिस जुटी हुई है। पुलिस के मुताबिक सीताराम अग्रवाल लंबे अरसे से घरेलू गैस सिलेंडर के काले कारोबार को अंजाम दे रहा था। सीताराम ने दुकान के अंदर बने गोदाम में गैस सिलेंडर को छिपाकर रखा था। आरोपी के पास गैस रिफिलिंग और गैस सिलेंडर बिक्री करने के संबंध में किसी प्रकार का कोई वैध दस्तावेज और पंजीयन नहीं था। साल भर पहले कबीरनगर थाना क्षेत्र के सोनडोंगरी में अवैध गैस रिफिलिंग के दौरान एक बड़ा हादसा हुआ था। आग में झुलसे पिता पुत्र के इस हादसे में मौत भी हो गई थी। अवैध रूप से गैस रिफिलिंग कर लोगों को अवैध रूप से गैस डिलीवरी किया जाता है, जिस पर पुलिस द्वारा रेड किया गया, जिसमें एक आरोपी गिरफ्तार किया गया, एक आरोपी फरार हो गया। और इसी के साथ की बड़ी बात में फिलहाल इतना ही, लेकिन आगे आप देखिए IBC 24 का नंबर 1 बुलेटिन, हमार बानी हमार कोट।